सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर लोक प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आप सभी का आज के सेकेंड वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर जो हमने अपना दिया था उसमें हमने लेस-फेयर स्टेट के बारे में बात नहीं की थी, बल्कि हमने जो बात की थी वो एक अहस्तक्षेपवादी राज्य के बारे में बात की थी। अहस्तक्षेपवादी राज्य के बारे में बात करते हुए हमने ये देखा कि जहाँ राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो प्रशासन होता है उसका कार्य भी सीमित हो जाता है। लेकिन जब हम ये देखें कि वर्तमान समय में विश्व में ऐसा कोई भी राज्य दिखाई नहीं देता जो कि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। 20वीं शताब्दी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मानी जाती है। आज के समय में ऐसा विचार हम नहीं कर सकते कि राज्य मानव जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि आज जो युग है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का स्वरूप स्वीकार करता है। आज राज्य अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के कार्य करता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट का है लोक कल्याणकारी राज्य। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इसके अन्य विषयों पर बातचीत करेंगे। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए इसका अस्तित्व हमेशा से ही बना हुआ है। ये बात कही थी अरस्तु ने। प्रसिद्ध विचारक एरिस्टोटल, जो कि पॉलिटिकल साइंस के थिंकर थे, उन्होंने राज्य की उपयोगिता के बारे में जो बात कही वो आज भी बच्चों उतनी ही प्रासंगिक है जितना कि उनके अपने समय में थी। आधुनिक विश्व के प्रत्येक देश में, चाहे वह एशिया अफ्रीका के विकासशील देश हों या यूरोप के आधुनिकतम औद्योगिक रूप से विकसित देश हों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राजनीति शास्त्र के शब्दकोश में एक अभिन्न अंग बन करके रह गई है। राज्य के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में हमने व्यक्तिवादियों की जो विचारधारा थी वो आधुनिक युग में एकदम अव्यावहारिक है, अप्रासंगिक हो गई है। लोक कल्याणकारी राज्य की यह अवधारणा राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार करती है। आज लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है अवसर की समानता, धन संपत्ति का समान वितरण तथा अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराना अपना उत्तरदायित्व समझता है। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवादी और समाजवाद के बीच की अवधारणा है। हम बात करते हैं कैसे लोक कल्याणकारी राज्य का विकास हुआ। यह अवधारणा यानी लोक कल्याणकारी राज्य का अभिप्राय जो हमने देखा, जिसमें शासन की शक्तियां किसी एक वर्ग विशेष में निहित नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक जनसाधारण के कल्याण के लिए किया जाता है। ये जो विचारधारा थी, हम देखते हैं कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ रहे हों, चाहे वह महाभारत, पुराण, वेद पाराशर की स्मृतियां हो या कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, इन सभी में राज्य द्वारा उसके निवासियों के कल्याण की बात कही जाती है। उनके कल्याण की भावना अंतर्निहित मानी जाती है। महाभारत के संदर्भ में हम देखें तो वेदव्यास जी कहते थे, जो सम्राट अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता है और उसके बहुमुखी विकास का प्रयास नहीं करता है,
वह नरक का भागी होता है। इसी प्रकार की विचारधारा यूनान के जो नगर राज्य थे वहाँ भी प्रचलित थी। प्लेटो और अरस्तु ने भी राज्य को एक नैतिक संगठन माना जिसका उद्देश्य किसी एक वर्ग विशेष के हित में नहीं बल्कि समस्त नागरिकों के हित में कार्य करना होता है। हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और भारत ने वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि शायद संविधान के मैं कह सकती हूँ कि चौथे अध्याय में जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में माने जाते हैं, वहाँ पर जो सिद्धांत दिए गए हैं वो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। बहुत सारी बातें उसमें कही गई हैं। कुछ बातें हम देख सकते हैं, स्त्री पुरुष को जीविका के साधन उपलब्ध हों समान रूप से, संपत्ति के स्वामित्व और नियंत्रण का जो है सामूहिक हित में वितरण हो, देश की संपत्ति को कुछ ही हाथों में केंद्रित नहीं हो, बच्चों और नवयुवकों के शोषण से मुक्त रखा जाए, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और किसी कारण से जो आजीविका नहीं कमा पा रहे हैं उनके हित में कार्य करना राज्य का अपना उत्तरदायित्व है। तो इस रूप में हम देखें तो विश्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आज सभी देशों ने अंगीकार की है। औद्योगिक क्रांति, युद्ध, आर्थिक संकट और साम्यवादी क्रांति तथा योजनाबद्ध आर्थिक विकास की जो संकल्पना रही थी उसने भी राज्य की हस्तक्षेपवादी नीति को छोड़ करके, मौन को छोड़ करके नागरिकों के कल्याण और बेहतर जीवन के लिए प्रयास किया, प्रेरित किया। विश्व के अधिकांश राज्यों में 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में ही प्रजातंत्र को अपने शासन के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। कुछ हम परिभाषाएं भी देखते हैं कि W.E. कैंट ने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में कहा कि लोक हितकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक क्षेत्र और समाज सेवाएं प्रदान करता है। मैकाइवर कहना था कि राज्य के सकारात्मक और नकारात्मक शासन को ठीक स्थिति में रखना और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। गार्डनर ने कहा लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन और जीवन के भौतिक, बौद्धिक और नैतिक स्तर का विकास करना है। अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो कि अपने आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक वितरण जो समान रूप से हो के उद्देश्य से करता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के अनुसार सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर मिटाना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य का आधारभूत तत्व है। तो ये हमने बात की लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। अगले लेक्चर में हम लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।